हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द इकोनॉमिक्स हब। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो हमें क्लास 11th में कंप्लीट माइक्रो इकोनॉमिक्स देखने को मिलेगी, जिसमें हम डिमांड, सप्लाई, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, यूटिलिटी एंड डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पे बात करेंगे इकोनॉमिक्स के रिलेटेड, जो हमारी डेली लाइफ से कहीं ना कहीं रिलेट करती है। जब भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो बच्चों के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि सर ये कर्व्स कैसे याद करें, ये डेफिनेशंस कैसे याद करें, ये फॉर्मुलेस कैसे याद करें, कैसे यूटिलिटी निकालें, कैसे क्या करें। तो इन सभी चीजों का सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेके आया हूं, जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 13 तक। कंप्लीट माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11 की आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है इकोनॉमिक्स या बेसिक मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं जल्दी से चैप्टर नंबर 1। सो फाइनली आज से हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 13 तक सारे टॉपिक्स, सारे NCERT प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम इसमें कवर करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। हेलो, माय नेम इज अनंत एंड वेलकम बैक टू द इकोनॉमिक्स हब। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो मुझे यहाँ जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे यहाँ पे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं वो मुझे कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। ये वीडियो क्लास 12th एज वेल एज CBSE या UPSC या जो भी स्टेट एग्ज़ाम या किसी ऐसे एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं जो माइक्रो इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स का टॉपिक कवर करेंगे, तो उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट बनने वाली है। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। आइए स्टार्ट करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 में एक बार सबसे पहले हम लोग इंडेक्स देख लेते हैं। इंडेक्स क्या कह रहा है? तो इंडेक्स में हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, माइक्रो और मैक्रो का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमी क्या होती है, और उसके बाद टाइप्स ऑफ इकोनॉमी जैसे मार्केट इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। तो इन सब चीज़ों का इस पूरी क्लास में हम डिस्कस करेंगे। इस क्लास को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आज हम बात करेंगे पार्ट नंबर 1 यानी क्लास नंबर 1 की। तो आप जल्दी से पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए और जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मेरे साथ लिखते रहिए और इसको ध्यान से सुनिएगा, तो आपको इकोनॉमिक्स माइक्रो बहुत ही ईजी लगेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमी। जो इकोनॉमिक्स वर्ड है वो आया कहाँ से है? सबसे पहले आप याद रखिएगा, जो इकोनॉमिक्स है वो एक ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड क्या है? ग्रीक वर्ड है ओइको और नॉर्म्स। ओइको नॉर्म्स का मतलब होता है, ओइको को हम अलग डिवाइड कर लेते हैं, नॉर्म्स को हम अलग डिवाइड कर लेते हैं। तो ओइको का मतलब होता है हाउस एंड नॉर्म्स का मतलब होता है मैनेजमेंट। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, हाउस यानी इंडिया में रहते हैं तो इंडिया को मैनेज कर रहे हैं। जो इंडिया में रिसोर्सेज हमारे पास कम है, स्कार हैं, उन सब चीज़ों को हम कैसे मैनेज करेंगे, तो ये कंप्लीट चीज़ों को समझेंगे। क्या स्कारसिटी होता है, क्या चीज़ कैसे होती है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हम देखते हैं। तो इकोनॉम्स जो है वो ग्रीक वर्ड है। जो इकोनॉमिक्स बना है तो इकोनॉम से बना है। इको मीन्स हाउस और नॉर्म्स मीन्स मैनेजमेंट। तो आप इसे लिख सकते हैं। ये बोर्ड्स में, CUT में आपको कहीं ना कहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। तो यहाँ पे कह रहा है आपसे, द टर्म इकोनॉमिक्स इज इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, जो मैंने आपको समझा दिया, ओइको और नॉर्म्स। ओइको मतलब हाउस और नॉर्म्स मतलब मैनेजमेंट, जो अभी हमने पीछे पढ़ लिया। ठीक है, तो ये कंप्लीट वीडियो है, ये कंप्लीट इकोनॉमिक्स का मतलब है जो मैंने आपको समझाया। दिस गिव अस इंप्रेशन दैट इकोनॉमिक सब्जेक्ट मैटर विद स्टडी एक्टिविटी हाउस होल्ड, जिसमें हम हाउस होल्ड के बारे में बात करेंगे, कैसे उसको मैनेज करेंगे, कैसे रिसोर्सेज को मैनेज करेंगे, कैसे इकोनॉमिक्स में होने वाली सभी एक्टिविटी समय समय पे जो बदलती रहती हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हाउस होल्ड के द्वारा हो, चाहे वो गवर्नमेंट के द्वारा हो, या चाहे वो किसी भी चीज़ के द्वारा हो, तो सब चीज़ों के बारे में यहाँ हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो इंडियन इकोनॉमी में बेसिकली एक प्रॉब्लम है, ये आप यहाँ लिख लीजिए। इकोनॉमी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है किसी इकोनॉमी में? जैसे इंडिया में हम रह रहे हैं तो इंडिया की इकोनॉमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, स्कार है। स्कार मतलब रिसोर्सेज की हमारे पास कमी है। तो यहाँ पे हम ये समझेंगे, तो रिसोर्सेज हमारे पास स्कार है, इसको हम कैसे बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करते हैं? बेस्ट पॉसिबल मैनर, यानी अगर हमारे पास 100 रुपीज़ है तो इस 100 को ऐसे यूटिलाइज़ करें कि जो भी हम चीज़ खरीदना चाहते हैं या अपनी नीड्स को पूरा करना चाहते हैं उसको हम पूरा कर सकें, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास स्कार है, यानी 100 रुपीज़ ही है। इसको और बेहतर एग्जाम्पल से अभी आगे हम समझेंगे।
ठीक है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ अ कोर एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है? जैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है हमारे पास रिसोर्सेज की कम हुई होना, तो ये पूरे डिस्कशन इसमें हम पढ़ेंगे। व्हाट इज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम? वही रिसोर्सेज स्कार है। इस स्कार रिसोर्सेज को हम कैसे अपनी ह्यूमन बॉन्ड्स को फुलफिल कर सकते हैं। तो स्कारसिटी का यहाँ पे इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताया है, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है कि जो स्कारसिटी रिसोर्सेज है वो कैसे इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प करते हैं, कैसे उसको मैनेज करेंगे, कैसे हम सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेज करेंगे। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे और डिटेल में क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको स्कारसिटी का समझा देता हूँ, मतलब क्या होता है। देखिए, मैंने आपको समझाया अभी इन शॉर्ट, अब मैं डिटेल में आपको समझा रहा हूँ। स्कारसिटी का मतलब होता है, मैंने आपको समझाया, कमी। जब रिसोर्सेज में कमी होती है तो चाहे वो इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो सबके लिए ही वो कमी आपको देखने को मिलेगी। इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। सपोज़ आपका बर्थडे है और आपके पास सपोज़ 1000 रुपीज़ हैं केवल। ठीक है, कितने रुपए हैं? 1000 रुपये। अब आपको केक भी लाना है, आपको न्यू ड्रेस भी लानी है, ठीक है, आपको मूवी भी देखना है, आपको सब कुछ करना है। क्या पॉसिबल है कि आप इस 1000 में कर सकें? नहीं ना। तो आप इस 1000 को, अब क्या हुआ, इसके दो पॉइंट बने। एक तो रिसोर्सेज हमारे पास स्कार हो गया, और ये जो चीज़ें हैं इन रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूज़ हैं। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम में ये दो चीज़ें लिखें, रिसोर्सेज आर स्कार, रिसोर्सेज की कमी है। सेकेंड, रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस बहुत हैं। ऑल्टरनेटिव यूजेस मैंने आपको समझाया, रिसोर्सेज स्कार है, कितना है? 1000, और उसके ऑल्टरनेटिव यूज़ बहुत सारे हैं, कार भी है, ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है। तो यही इकोनॉमिक प्रॉब्लम है पूरे एग्रीगेट लेवल पे। इसी तरह से इकोनॉमी में गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, 1000 करोड़, 1 लाख करोड़, लेकिन उस 1 लाख को हम कैसे अलग अलग चीज़ों में यूज़ करेंगे? क्योंकि भारत में या किसी भी इकोनॉमी में बहुत सारे चीज़ें होती हैं जहाँ पे हमें पैसे को क्या करना होता है? खर्च करना होता है। ठीक है, तो यहाँ यही बात इन्होंने समझाया है। एक बार अगर इसको हम देखें तो ये क्या कह रहे हैं, ये आपसे कह रहे हैं फ्रॉम द इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू, जो रिसोर्सेज है वो इनकम से रिलेटेड। हमारी इनकम क्या है? लिमिटेड है। इस लिमिटेड इनकम में हमें सारे खर्चे करने होते हैं। ठीक है, और ऐसे ही सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो रिसोर्सेज अवेलेबल तो हैं, लेकिन रिसोर्सेज बहुत कम में अवेलेबल है। उस कम रिसोर्सेज को हम कैसे पुअर के लिए, कैसे रिच के लिए, कैसे सब लोगों के लिए क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। तो अगर आपसे सिंपल सा कभी कोई क्वेश्चन पूछे वाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर अराइज, तो आप ये क्वेश्चन लिखिए, आंसर लिख देंगे। अगर आपसे पूछे कोई वाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर अराइज, तो आप बताएंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर अराइज बिकॉज रिसोर्सेज आर स्कार एंड रिसोर्सेज ऑल्टरनेटिव। रिसोर्सेज स्कार हैं और इस 1000 को हम बहुत सारी जगह पे खर्च कर सकते हैं। तो ये क्या है? ये ऑल्टरनेटिव यूजेस हो गए। समझ में आ गई बात? तो ये सबसे बड़ी इकोनॉमी की प्रॉब्लम है। इकोनॉमिक्स में सबसे पहले स्कारसिटी को आप अच्छे से समझेगा और उसके बाद ही आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब ऑल्टरनेटिव यूज़ होता क्या है? जैसे मैंने आपको पीछे समझाया, मीन्स है ऑल्टरनेटिव यूजेस। अब ऑल्टरनेटिव यूजेस क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। मैंने आपको समझाया, आपके पास है 1000 रुपये, उस 1000 को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे उसे बेहतर तरीके से खर्च कर सकते हैं। तो मीन्स आर स्कार बट हैव ऑल्टरनेटिव यूज बोथ द माइक्रो एज वेल एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो और मैक्रो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से माइक्रो मैक्रो क्या होता है मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। माइक्रो का मतलब होता है जब हम किसी इंडिविजुअल चीज़ के बारे में बात करेंगे, यानी किसी सिंगल कॉमोडिटी या सिंगल गुड के बारे में बात करेंगे, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो हम बात करेंगे एग्रीगेट लेवल, एग्रीगेट यानी होल लेवल। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मैंने आपके केवल एक जीन्स की बात करी, तो जीन्स, एक पर्टिकुलर जीन्स की बात हो रही है, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। और मैं पूरे होल ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ, जो भी जीन्स बनाता है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। जैसे मैं किसी इंडिविजुअल फर्म की बात कर रहा हूँ, आपके घर के आसपास एक दुकान है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और मैं आपके पूरे शहर में जितनी दुकानें हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो क्या हो गया? माइक्रो इंडिविजुअल हो गया, और फर्म क्या हो गया? मैक्रो हो गया। और मैं आपको समझाऊँ, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जीन्स के प्राइस बढ़ गए, तो ये प्रॉब्लम किसी एक की हो सकती है, हर किसी को नहीं खरीदनी। अब मैं कहूँ इकॉनमी में पॉवर्टी बढ़ गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, नेशनल इनकम कम हो रही है, तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये सभी के साथ होती है। जैसे पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए, तो पेट्रोल के प्राइसेस आपके लिए, हमारे लिए, एक के लिए थोड़ा बढ़े, सबके लिए बढ़े। तो जो प्रॉब्लम सबके लिए अराइज होती है वो होती है मैक्रो लेवल पे, जो प्रॉब्लम किसी इंडिविजुअल के लिए अराइज हो रही है वो होती है माइक्रो इकोनॉमिक। ठीक है, तो यही बता रहा है माइक्रो लेवल पे एक कंज्यूमर्स हाउस होल्ड, एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं,
इनकम लिमिटेड है, उस इनकम को हम कैसे बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, वो माइक्रो लेवल पे हो जाएगा। और मैक्रो लेवल की बात करें तो गवर्नमेंट कैन यूज़ रिसोर्सेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। अब रोड तो गवर्नमेंट सबके लिए बनाएगी ना, मैक्रो मतलब सबके लिए, किसी एक के लिए तो बनाएगी नहीं। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स नीडेड बाय द पुअर द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट इज टू यूज रिसोर्सेज इन सच मैनर दैट सोशल वेलफेयर, यहाँ पे सोशल वेलफेयर की बात होती है, यहाँ पे किसी इंडिविजुअल के वेलफेयर की बात होती है। समझ में आई बात। और हम सबको पता है कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, स्कार हैं। जैसे इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको समझा रहा है, एट्रीब्यूशन फीचर्स की बात करें तो स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड और ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ऑल्टरनेटिव यूज़ क्या है, रिसोर्सेज ऑल्टरनेटिव। फॉर एग्जांपल लैंड, एक लैंड है, आप उसको वीट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, राइस के लिए भी बना सकते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, कोई फैक्ट्री भी लगा सकते हैं। तो लैंड रिसोर्सेज लिमिटेड है, लेकिन उसके ऑल्टरनेटिव यूज़ आप कितने तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही अनलिमिटेड एंड रिकवरिंग इन नेचर, एज वन वांट्स टू सेटिस्फाई अनदर राइज। एक आपकी नीड पूरी हो गई, जैसे सपोज आपको कार चाहिए थी, आपने कार ले ली, अब आप सोच रहे हैं एक नीड तो आपकी पूरी हो गई, अब आप चाह रहे हैं मुझे बाइक भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे तो क्या होता है, एक नीड फुलफिल होने के बाद हर इंसान की दूसरी नीड ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, राइज हो जाती है। तो यही प्रॉब्लम है पूरी इकोनॉमी के लिए। क्लियर हुआ। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस विल नॉट अराइज इफ रिसोर्सेज डू नॉट हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। अगर हमारे रिसोर्स, हमारे वांट्स लिमिटेड हो जाए ना, अगर हमारे वांट्स क्या हो जाए, लिमिटेड हो जाए, तो हमें ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे ही नहीं। लेकिन क्या हो रहा है, रिसोर्सेज हमारे पास, रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, लेकिन उसके यूजेस ऑल्टरनेटिव बहुत सारे, इसीलिए हमें ये प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। ठीक है। अब मीनिंग ऑफ स्कार रिसोर्सेज यहाँ पे और डिटेल में समझा रहे हैं। इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट मैनेजिंग द स्कार रिसोर्स। आप कैसे, अब देखो एक इंसान है जिसकी इनकम 1 लाख रुपए है, एक इंसान है जिसकी इनकम 50,000 रुपये, एक इंसान है जिसकी इनकम 10,000 रुपये। तो आप देखेंगे रिसोर्सेज सबके पास अलग अलग हैं, किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है, बट हर इंसान अपनी फैमिली को चला रहा है। हर कोई ज़्यादा खर्चा कर रहा है, कोई कम खर्चा कर रहा है, लेकिन तीनों ही लोग क्या कर रहे हैं, अपने अपने आप को मैनेज कर रहे हैं कि कैसे अपने फैमिली को, कैसे अपने इंडिविजुअल रिसोर्सेज को वो क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पे क्या है, एज अ कंज्यूमर, एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इज वन मैनेज हिज कार रिसोर्सेज। वो एक कंज्यूमर रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा है अपनी फैमिली के लिए, कैसे उसको प्रॉपर यूटिलाइज कर सकता है। एक प्रोड्यूसर है, अपने कार रिसोर्सेज को कैसे मैनेज कर रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। सरकार है, वो रिसोर्सेज को ऐसे मैनेज कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सोशल वेलफेयर कर सके। ठीक है। तो तीनों के व्यूज़ अलग अलग हैं, लेकिन रिसोर्सेज तीनों के पास लिमिटेड है। देखो कंज्यूमर है, उसके पास भी कार रिसोर्स है, वो मैक्सिमाइजेशन सेटिस्फेक्शन की बात कर रहे हैं। प्रोड्यूसर है, उसके पास भी कार रिसोर्स है, तो वो मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट है, उसके पास रिसोर्सेज हैं, लेकिन वो सोशल वेलफेयर कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता है उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है। तीनों के पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, रिसोर्सेज स्कार है, कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं, कैसे इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेज कर सकते हैं, वो सब यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है। तो स्कार आपको समझ में आ गया, रिसोर्स के लिमिटेड होना और उसको हम कैसे बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात। ऐसे ही अब आपको यहाँ पे एक डेफिनेशन बता दी इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कंसर्न विद एलोकेशन ऑफ स्कार मीन, जो स्कार रिसोर्सेज हैं, इन सच अ मैनर डेट अ कंज्यूमर हाउस होल्ड इज एबल टू मैक्सिमाइज, जो हमने ऊपर पढ़ा अभी, प्रोड्यूसर मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड गवर्नमेंट मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन हम बना देंगे इकोनॉमिक्स की एक डेफिनेशन। ठीक है। और इकोनॉमिक्स की एक बहुत ही सिंपल सी मैं आपको डेफिनेशन लिख देता हूँ, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। इकोनॉमिक्स कैन बी डिफाइंड एज थिंकिंग इन एडवांस, ऐसे लिख सकते हैं, या आप यही वाली लिख लीजिएगा, ऐसे लिख लीजिएगा इसको, व्हेन वी स्टडी अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है। व्हेन वी स्टडी अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एट इंडिविजुअल लेवल नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। अब व्हेन वी स्टडी अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ economic activities at aggregate level, aggregate, aggregate level known as macroeconomics। बस इसमें डिफरेंस क्या है,
यहाँ पे इंडिविजुअल की बात हो रही है, यहाँ पे एग्रीगेट की बात हो रही है। तो माइक्रो का एग्जांपल मैंने आपको समझाया। जब हम माइक्रो की बात करेंगे तो जो इंडिविजुअल फर्म की बात हो रही है, ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड की बात हो रही है, इंडिविजुअल सप्लाई की बात हो रही है। वहीं मैक्रो की बात करेंगे तो यहाँ पे एग्रीगेट फर्म की बात होगी, एग्रीगेट डिमांड की बात होगी, एग्रीगेट सप्लाई की बात होगी, ठीक है। इसी को आप क्या कर सकते हैं, पूरी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बना सकते हैं। यही छोटी सी डेफिनेशन आप बना सकते हैं बहुत सारी चीज़ों में। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी मैंने आपको पहले बताया। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है जैसे आपके यहाँ हो रहा है प्रोडक्शन, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है जैसे हो रहा है कंजम्पशन। इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है जैसे आपके यहाँ हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन। तो दीज ऑल आर इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिससे हम क्या जनरेट कर रहे हैं, मनी जनरेट कर रहे हैं। तो वो सारी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है। तो ये इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है, आप ये वाली भी याद कर सकते हैं और ये वाली डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ फैक्ट की बात कर रहे हैं। फ्लो चार्ट क्या कह रहा है हमें, ये बता रहा है फैक्ट, रिसोर्सेज आर स्कार, हमें पता है। प्रॉब्लम क्या है, अब उस रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करें, ये प्रॉब्लम है। अब उसे माइक्रो और मैक्रो लेवल पे मैनेज कर रहे हैं। कंज्यूमर आर एबल टू, जो ऊपर वही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। कंज्यूमर का काम है मैक्सिमाइजेशन सेटिस्फेक्शन, प्रोड्यूसर का काम है प्रॉफिट, और गवर्नमेंट का काम है सोशल वेलफेयर। तो ये माइक्रो और मैक्रो लेवल पे इसको हमने डिवाइड कर दिया। और यहाँ पे हमने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन ये जो लिखी थी ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से देखो रिलेटेड आपको क्वेश्चंस बता दिए यहाँ पे। रोटन एप्पल littered on the street of Delhi। अब यहाँ पूछ रहे हैं नो नॉट अ स्कार प्रोडक्ट, डिमांड फॉर रोटन एप्पल इज जीरो, हैंस नॉट स्कार। जिस चीज़ की एक बात हमेशा याद रखना, ये थोड़ा सा अलग है, मैं आपको समझा देता हूँ कि एक बात हमेशा याद रखना, जिस चीज़ की डिमांड मार्केट में ज़्यादा हो जाएगी ना, तो वो रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली स्कार्सिटी की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। एक तो वो ऑलरेडी कम था, रिसोर्सेज हमारे पास कम है, अब ऊपर से उसकी डिमांड बढ़ गई। क्या यहाँ पे रोटन एप्पल, यहाँ पे ख़राब एप्पल्स की डिमांड ज़्यादा होगी? तो ऑब्वियसली नहीं होगी, तो ये रिसोर्सेज आपका स्कार नहीं हुआ। समझ में आ रही है बात? तो जिस चीज़ की डिमांड बढ़ जाएगी उस चीज़ की इसकी डिमांड, वो रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली स्कार की कंडीशन में चला जाएगा। ये मैं दोबारा समझा देता हूँ। एप्पल है, ख़राब एप्पल है, क्या ख़राब एप्पल आप या हम खरीदेंगे? कोई नहीं खरीदेगा। तो क्या ये रिसोर्सेज स्कार की कैटेगरी में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि इसको की डिमांड ही नहीं हो रही है। समझ में आ रही है बात? तो ये चीज़ें हैं जो आपको समझनी है रिसोर्सेज स्कार और किसी भी कंडीशन में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस बता दिया, ये मैंने आपको ऊपर बहुत अच्छे से समझा दिया, एक बार यहाँ भी समझ लेते हैं। आप डेफिनेशन यही वाली लिख लीजिएगा और यही डेफिनेशन नीचे रिपीट होगी, अभी एक बार देखिएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, मैंने आपको अभी समझाया। माइक्रो का मतलब होता है जब हम बात कर रहे हैं किसी इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिविजुअल इकोनॉमिक, ठीक है। मोर एलोबरेट देखें तो इसको इंडिविजुअल इकोनॉमिक की बात हो रही है। कैसे स्कार सिटी को मैनेज करेंगे, मतलब चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे, स्कार रिसोर्सेज को इंडिविजुअल कंज्यूमर और प्रोड्यूसर फर्म को कैसे मैनेज करेगा। तो यही चीज़ें हैं जो मैंने आपको समझाई, ठीक। और वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये बात हो रही है इकोनॉमिक एक्टिविटी किस लेवल पे, ये बात हो रही है एग्रीगेट लेवल पे, यानी होल लेवल पे। एग्रीगेट का मतलब होता है होल लेवल, जब हम पूरी इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे, ठीक। माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस भी आपको समझाया है। माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करेंगे इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात होगी तो इंडिविजुअल, मैक्रो की बात होगी तो एग्रीगेट यानी होल। माइक्रो इकोनॉमिक बेसिकली डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस, कैसे एक इंडिविजुअल चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है, इंडस्ट्री का प्राइस। और मैक्रो इकोनॉमिक्स जब सभी चीज़ों का प्राइस एक साथ बढ़ेगा। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, जैसे कोई पर्टिकुलर जीन्स का ब्रांड है, उसका प्राइस बढ़ गया, तो इससे सबको फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना। अगर इमेजिन करो पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ गए, डीजल के प्राइस बढ़ गए, तो डीजल के प्राइस बढ़ने से सब कुछ महंगा हो गया, क्योंकि डीजल किस में यूज़ होता है, ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली सब कुछ महंगा हो जाएगा। तो ये वाला केस जो हुआ ये माइक्रो का हो गया, और ये वाले केसेस क्या हो गए, मैक्रो इकोनॉमिक्स के हो गए, ठीक है। तो यही आपको समझाया है। ये मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पे काम करता है, ये गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पे काम करता है। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो थ्योरी ऑफ प्राइस होता है, इंडिविजुअल प्राइस होता है, और ये होता है इनकम और एम्प्लॉयमेंट। इनकम एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, सपोज लोगों की इनकम कम हो गई, सभी लोगों की इनकम हो गई, डिमांड पे फ़र्क पड़ेगा, सभी डिमांड पे फ़र्क पड़ेगा। तो डिमांड कम हो जाएगी तो पूरी मार्केट गिरेगी। ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट कम हो गया या अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, तो इससे पूरी इकोनॉमी में, जिस चीज़ों से पूरी इकोनॉमी में फ़र्क पड़ रहा है वो क्या होता है, माइक्रो। जिस पे इंडिविजुअल में फ़र्क पड़ रहा है वो होता है माइक्रो मैक्रो। जैसे यहाँ पर आपको बताया इन्होंने हाउस होल्ड, नाम से समझ में आ रहा है एक हाउस होल्ड की बात हो रही है, तो ये किसकी कैटेगरी में आ जाएगा, एक हाउस होल्ड की बात हो रही है, तो ऑटोमेटिकली दिस विल बी कंसीडर्ड इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स।
ठीक है। द इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन, अब देखो गवर्नमेंट रेगुलेशन ऑन इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, पूरे सभी की बात हो रही है। जब गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी तो सभी के लिए बनाएगी। मैक्रो का पार्ट हो गया। इम्पैक्ट ऑफ हायर कैपिटल फॉर्मेशन ऑन ग्रोथ, हायर कैपिटल फॉर्मेशन ऑन ग्रोथ, जब ग्रोथ की बात होगी तो पूरी इकोनॉमी की बात होगी, तो ये किस में कंसीडर हो गया, आपका मैक्रो में कंसीडर हो गया। फर्म एक्स डिसीजन हाउ मैनी पीपल ऑफ हायर, अब एक फर्म एक्स है, यहाँ पे होता ऑल द फर्म, तो ये मैक्रो होता। अब ये क्या है, माइक्रो का पार्ट है। जीडीपी, नाम से समझ में आ रहा है, जीडीपी पूरी इकोनॉमी की बात हो रही है। हायर वेजेस पेड टू नर्स सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ नर्सेज, तो नर्सेज एक इकोनॉमी में पूरे लेवल पे काम नहीं कर रही हैं, ये माइक्रो की बात हो गई। फॉल इन मार्केट प्राइस ऑफ स्टॉक्स, अब स्टॉक के प्राइसेस गिरेंगे, क्या आपके लिए मेरे लिए गिरेंगे, नहीं ना, सबके लिए गिरेंगे, तो ये किसका पार्ट हो गया, ये पार्ट आपका हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स ऑफ रिसोर्सेज बाय एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की बात हो रही तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का हो गया। सिंपल सा माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपने ये सब चीज़ें, यहाँ पे बस आपको कुछ चीज़ों पे ध्यान देना है। मैं आपको एक बार और जाते जाते समझा देता हूँ, लिख देता हूँ। आपको सबसे पहले यहाँ पे माइक्रो की डेफिनेशन पढ़ना, जो मैंने लिख दी, मैक्रो की डेफिनेशन पढ़ना विद एग्जाम्पल आपको याद करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट स्कार्सिटी, मतलब कमी। और एक क्वेश्चन पूछेगा वाई रिसोर्सेज आर स्कार, वाई रिसोर्सेज आर स्कार, तो आप यहाँ पे दोनों कंडीशन बता देना। सबसे पहले एक तो रिसोर्सेज स्कार है, ठीक है, और रिसोर्सेज ऑल्टरनेटिव यूज, और ये क्वेश्चन एक तरीके से पूछ लेता है वाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइज, जो इकोनॉमी में है प्रॉब्लम अराइज क्यों होती है, तो आप पहला आंसर दे देंगे रिसोर्सेज आर स्कार, और दूसरा बताएंगे रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो ये इस पूरे पार्ट में आपको इन तीन चीज़ों पे ध्यान देना है। स्कार्सिटी का मतलब अच्छे से पढ़िएगा, माइक्रो मैक्रो का मतलब पढ़िएगा, और इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और जो मैंने आपको बताया था ग्रीक वर्ड कहाँ से लिया था, ओइकोनॉम्स, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माइक्रो मैक्रो स्कार्सिटी, और आगे का टॉपिक जो ये है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको माइक्रो मैक्रो में कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप मुझे यहाँ पूछ सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।